हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा नए चैनल डिजिटल सेवा पर। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सरकारी जितने भी फॉर्म्स होंगे, सरकारी योजनाएं और जो भी डिजिटल फॉर्म निकलते हैं ऑनलाइन, जितने भी योजनाओं के, उन सभी के बारे में आपको जानकारी व वीडियो व शॉर्ट्स उपलब्ध कराऊंगा। तो इस जानकारी में बने रहने के लिए और वीडियोस को जल्दी से जल्दी पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आपको मेरा चैनल नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पे ऊपर ये @digital2324 डाल सकते हैं और सर्च मारेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सर्च मारिए और सब्सक्राइब मारिए और लाइक करिए। तो आपको मैं लेके चलता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के छात्रवृत्ति फॉर्म के बारे में। दोस्तों, पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति के फॉर्म निकालती थी उनका प्रोसेस काफ़ी अलग होता था और इस बार जो फॉर्म निकले हैं उनका प्रोसेस काफ़ी अलग है। पहले जो सरकार फॉर्म निकालती थी उनमें सिर्फ हमको बेसिक जानकारी भरनी होती थी, मगर इस बार जो फॉर्म निकाले हैं सरकार ने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। आधार कार्ड का जो ऑप्शन है वो पिछले साल ही बदला गया था इसमें, मगर पिछले साल सिर्फ उसमें आपको बेसिक डिटेल्स भरनी थी और नॉर्मली आपको ऑथेंटिकेशन करना था। किसी किसी में OTP जो 11th और 12th थे उनमें OTP मांगा था और 9th 10th में OTP नहीं मांगा था, सिर्फ ऑथेंटिकेशन डेमोग्राफिक मांगा था। मगर इस साल सभी के लिए सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। छात्रवृत्ति की जो डेट थी पहले 15 सितंबर आई थी, मगर इसमें जो चेंजेस चल रहे हैं उसकी वजह से इसका जो साइट ओपन होने का डेट है वो काफ़ी बड़ा है और अब आके ये खुल पाई है। तो 9th और 10th के लिए रजिस्ट्रेशन खुल गए हैं, 9th 10th 11th 12th। तो जैसे ही आप यहाँ ऊपर गूगल पे स्कॉलरशिप खोलेंगे, आप यहाँ स्कॉलरशिप डाल दीजिए। अगर आप नए हैं तो ऊपर गूगल पे स्कॉलरशिप डालिए, स्कॉलरशिप यूपी। सबसे ऊपर वाली साइड आपको यूपी स्कॉलरशिप की मिल जाएगी। इसमें जाके अगर आपको इनके नियमों के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे अपने अपने नियम के बारे में जान सकते हैं। या सामान्य वर्ग के जितने भी नियम्स हैं वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। अनुसूचित जाति जनजाति के आपको यहाँ मिल जाएंगे, SC ST OBC वाले नियम्स यहाँ मिल जाएंगे। तो इनमें काफ़ी बदलाव हुआ है इस साल। तो अगर आप नए हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ आप स्टूडेंट के नीचे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रखा है, आप रजिस्ट्रेशन पे आइए। रजिस्ट्रेशन पे आके आप जैसे ही अगर आप 9th में हैं तो आप प्री मैट्रिक फ्रेश चुन सकते हैं। अगर आप 10th में हैं तो आपको प्री मैट्रिक फ्रेश चुनना है। पर ये ऑप्शन सिर्फ ST SC व जनरल वालों के लिए है। OBC और जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं माइनॉरिटी में आते हैं, उनका ऑप्शन अलग है। तो SC ST जनरल वाले आप यहाँ क्लिक करेंगे। 10th से एबोव हैं जो 11th और 12th वाले हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश वाला ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। और जो ग्रेजुएशन वाले आपके जितने भी बच्चे हैं वो आपका तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। OBC वाले जितने भी बच्चे हैं वो सबसे ऊपर वाला पे क्लिक करना है। नीचे जो दूसरा ऑप्शन है वो 11th और 12th वालों के लिए दिया हुआ है और तीसरा जो ऑप्शन है वो ग्रेजुएशन वालों के लिए दिया हुआ है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अलग से ऑप्शन दिए हुए हैं, वो भी ऐसे ही हैं। 9th के लिए ऊपर वाला ऑप्शन है, 10th के लिए नीचे वाला ऑप्शन है और ग्रेजुएशन के लिए सबसे नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ है। आज हम करके दिखाते हैं आपको OBC कैटेगरी के लिए। जिला आपका आगरा। सिंचाई संस्थान आप जो भी भरना चाहें, जो भी आपका जिला लगता है या जो भी आपका स्कूल है, जो भी आपका स्कूल आप इसमें भर सकते हैं। वर्ग जाति समूह, अगर आप OBC से हैं तो यहाँ सिर्फ OBC आएगा। अगर आप ST SC जनरल से बिलोंग रखते हैं तो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आप उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ सारे ऑप्शन वो मिल जाएंगे। तो यहाँ आप अपनी ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इस जगह पर धर्म आ जाएगा हिंदू। मैंने बताया था बाकी की जितनी भी कम्युनिटी हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अलग ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर अपना छात्र छात्रा का जो भी नाम है आप वो डालेंगे। मोबाइल नंबर आपका जो भी दे रखा है, आपके पास जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है सिर्फ आप वही अंकित करें।
इसके अलावा कोई भी मोबाइल नंबर आप इस पर ना डालें। जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही डालेंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कृपया अपने किसी नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके अपना मोबाइल नंबर से आधार कार्ड को लिंक करा लीजिए और वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल लीजिए। इस जगह पे आपको कोई अपना एक पासवर्ड ऐसा बनाना है जो आप हमेशा याद रख सकें, क्योंकि जब भी इस फॉर्म खुलेगा या कोई भी इस फॉर्म से संबंधित काम होगा उस पासवर्ड के ज़रिए ही होगा। तो आप यहाँ पे कोई भी ऐसा पासवर्ड बनाना पड़ेगा आपको कि जैसे मान लो ADMIN एडमिन @123 आप एडमिन की जगह कोई अपना नाम डाल सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं। आपको एक नाम डालना है, बीच में एक स्पेशल कैरेक्टर लगाना है, उसके बाद न्यूमेरिक डिजिट डालनी है। इतना करने के बाद जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा आपके पास और OTP को डाल के आपका ऐसा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस जगह पे आपका रजिस्ट्रेशन संख्या आ जाएगी, ज़िला आ जाएगा जिस ज़िले में आप रहने वाले हैं, शिक्षण संस्थान आ जाएगा। आप जिस भी शिक्षण संस्थान में आपने सेलेक्ट किया था वो आप जिस भी कैटेगरी से डालना चाहते हैं इसमें वो कैटेगरी आ जाएगी आपके पास। धर्म आपने जो भी चूज़ किया था वो आ जाएगा और यहाँ से प्रिंट करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको दोबारा से होम जाना है। अब चूँकि हमने 9th या 10th में किया था तो इसके लिए सिर्फ हमको यहाँ से स्टूडेंट फ्रेश लॉगिन में जाके हमने, क्योंकि 9th और 10th का रजिस्ट्रेशन किया है इसलिए हम प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन में करेंगे। जितने भी रिन्यूअल वाले कैंडिडेट हैं जो 9th पास आउट करके 10th में आए हैं उनके लिए रिन्यूअल में प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन है। पर इसके लिए हमें जो पिछले साल हमने फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जन्मतिथि और एक जो पासवर्ड हमने बनाया होगा पिछले साल वो पासवर्ड हमें यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बिना ये फॉर्म नहीं खुलेगा रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए। और जो बच्चे इस साल नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बताया है, वैसे ही रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ जो भी रजिस्ट्रेशन होगा आपका वो डालना है। जो भी मोबाइल नंबर हमने वहाँ डाला था आपको वो मोबाइल नंबर डालना है और जो भी हमने पासवर्ड बनाया था @admin 1234 वाला वो डालना है। इसके बाद आपको कैप्चर कोड डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल के सामने आ जाएगा। जब इस तरीके से फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा तो इसके बाद एक ऑप्शन आएगा डिजी लॉकर से सत्यापन करें। पिछले सालों के फॉर्म में ये ऑप्शंस नहीं आते थे डिजी लॉकर का। रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे छात्रवृत्ति आवेदन पत्र आता था, आवेदन पत्र को संशोधित करें ये आता था, एवं जाति प्रमाणीकरण ये आता था। ये दो ऑप्शन आधार नंबर वाला डिजी लॉकर और आपका एक ये प्रमाणीकरण आधार नंबर और NCPI, ये 3 ऑप्शन इस साल नए बढ़े हैं आपके। पिछले सालों में ये फॉर्म नहीं आते थे ऑप्शंस, इस साल ही ये ऑप्शन आए हैं। तो आप जैसे ही इसके डिजी लॉकर सत्यापन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था उस पर OTP आएगा। अब देखिए एक OTP आपने पहले डाला था वो आया था, एक OTP दोबारा आएगा आपके मोबाइल नंबर पे स्कॉलरशिप की साइट से, वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। और जब आप उस OTP को डाल देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की डिजी लॉकर की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। यहाँ आपको अगर आपका अकाउंट पहले से है तो सीधे OTP चला जाएगा जिस मोबाइल नंबर को आपने रजिस्टर किया था आधार कार्ड में उस पर। और अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आपको पहले डिजी लॉकर अकाउंट बनाना पड़ेगा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को डाल के। जब डिजी लॉकर का अकाउंट बन जाएगा तब इसके बाद इस पर OTP आएगा और जैसे ही आप OTP डालेंगे इसमें OTP डालते ही आपके पास इस तरह की कुछ स्क्रीन खुल के आ जाएगी। यहाँ जिस भी छात्र का फॉर्म भर रहे हैं उसका फ़ोटो आ जाएगा, नाम उसका क्या पड़ा हुआ है आधार कार्ड में, जेंडर, गार्जियन का नाम क्या पड़ा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कौन सी है,
और एड्रेस, सारी चीज़ें आ जाएंगी। इन चीज़ों को डालने के बाद आप जैसे ही वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपका जितना भी जो डाटा है वो ऑटोमेटिक आपका जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है उसमें भर जाएगा। आपको मैनुअली हाथ से कुछ भी चीज़ें नहीं डालनी है। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ भी मिस्टेक है तो कृपया बैंक जाकर या पोस्ट ऑफिस जाकर या जहाँ भी आधार में संशोधन हो सकता है उस जगह पे जाकर अपने आधार में संशोधन करा लीजिए, क्योंकि इसमें हाथ से कोई भी डिटेल नहीं भरने वाली है। सीधे सीधे वो आधार कार्ड से डिटेल्स लेगा और अगर आपका फॉर्म कुछ भी गलत होता है तो इसके जिम्मेदार आपको मतलब खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कि छात्रवृत्ति नहीं भी आ सकती है इस छोटी सी गलती की वजह से। तो आपको यहाँ से जैसी वेरीफाई डिटेल करेंगे, वेरीफाई डिटेल करते ही आपके सामने कुछ ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। ये ऑप्शन आपका खुल के सामने आ जाएगा और छात्रवृत्ति हेतु आवेदन फॉर्म भरें जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन होते ही ये वाला ऑप्शन आपका खुल जाएगा और ये वाला ऑप्शन खुलते ही आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अगर किसी का NCPI में एक NCPI सत्यापन है, जो मैं आपको बता दूं कि आपको आधार कार्ड को बैंक ले जाकर उसको बताना पड़ेगा कि सर मेरा NPCI पे आप अपना अकाउंट रजिस्टर कराना पड़ेगा। बैंक वाले को बोल के अपना आधार NPCI पे लिंक करा लेंगे तो आपके लिए ये ऑप्शन खुलेगा। अगर आपका अकाउंट NPCI पे कनेक्ट नहीं है तो आपको जाके कराना पड़ेगा, पर उन लोगों के लिए ऑप्शन ऐसे खुलेंगे। इसमें आपको विगत स्कूल का नाम डालना है, परीक्षाफल पास या फेल डालना है, पूर्णांक कितने आए थे वो डालने हैं आपको, प्राप्तांक कितने आए थे, प्राप्तांक कितने आए थे। कोई भी चीज़ें आप डिटेल गलत मत करिए, क्योंकि गलत हुई तो आपकी छात्रवृत्ति पर नुकसान हो सकता है। जिसमें अध्ययनरत हैं 9th अथवा 10th उस वो डालना है आपको। इसके अलावा कक्षा में प्रवेश तिथि, आपने कौन सी कक्षा में कितनी तारीख को प्रवेश किया है वो, बोर्ड का पंजीयन क्रमांक। देखिए इन चीज़ों में क्या है, जिस पे स्टार लगा हुआ है वो चीज़ें आपको कंपलसरी भरनी ही भरनी है, जिन पर स्टार नहीं लगा हुआ है वो चीज़ें आपको नहीं भरनी है। इसके बाद बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है तो आप इनको मत भरिए। पिन कोड आपको डालना है, माता का नाम इस पर स्टार नहीं लगा है मगर ये कंपलसरी है, आपको ये डालना ही डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालनी है आपको, कक्षा 8 कौन से वर्ष पास किया ये डालना है, और विद्यालय का कक्षा 8 में नाम क्या था वो आपको डालना है। कैप्चर कोड डाल के आप यहाँ पर टिक करके जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इसके बाद इसमें ऑप्शन आपका खुलेगा आय एवं जाति प्रमाणीकरण वाला ऑप्शन। अब जैसे इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे आय एवं जाति प्रमाणीकरण वाला, तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आ जाएगी जिसमें आपको अपना आय का आवेदन क्रमांक डालना है, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना है। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर आपकी कुछ भी गलती है तो वो वेरिफिकेशन नहीं करेगा और यहीं आपका फॉर्म रुक जाएगा। तो ये आपको वेरीफाई ऑनलाइन करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ई-डिस्ट्रिक्ट की साइड से ले लेगा आपका, यहीं पे ऑप्शन खोलेंगे तो। इसको करने के बाद एक इसमें प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालेंगे। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालने पर दोबारा से आधार कार्ड इसमें डालना है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन मांगेगा। अगर आप 10th में हैं और आप अपना फॉर्म नया भर रहे हैं और अगर पिछले साल आपने फॉर्म भरा था तो आपका फॉर्म यहीं रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। और आपने अगर पिछले साल फॉर्म नहीं भरा था और इस साल नया भर रहे हैं तो आपका फॉर्म यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आया है नया NCPI सत्यापन। ये मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि आपको बैंक जाकर NCPI सत्यापन कराना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका फॉर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये कंपलसरी है आपके लिए, NCPI सत्यापन कराना ही पड़ेगा। बैंक जाइए, बैंक वालों को बोलिए कि साहब हमारा आधार कार्ड आप NCPI पे सत्यापन कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका फॉर्म होने वाला नहीं है। जैसे आपका NCPI सत्यापन हो जाएगा, अगर ऑलरेडी पहले से आपका अकाउंट लिंक है NCPI पे तो तुरंत ही यहाँ से वेरिफिकेशन का टिक लग जाएगा और आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर पाएंगे। इसके बाद अगर आपका नहीं है तो बैंक जाइए, इसमें 2 से 3 दिन का समय लगता है, तो भी आपका ये काम हो जाएगा। इसके बाद जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर लीजिए,
अगर कोई गलती है तो आवेदन पत्र को संशोधित कर लीजिए, और अगर कोई गलती नहीं है तो आप संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट कर सकते हैं। एक इसमें बदलाव और किया गया है जो शायद आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, या मैं आपको बता देता हूँ कि पहले संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट 3 दिन में निकलता था। जैसे आज आपने अगर संस्था में जमा करने हेतु सबमिट किया है तो आपका प्रिंट आउट आपको 3 दिन बाद मिलता था, मगर इस साल इसमें ऐसा बदलाव किया गया है कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट पे, आपको तुरंत ही प्रिंट आउट मिल जाएगा और आपको कुछ भी देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मगर जब तक आपका NPCI सत्यापन नहीं होगा तो इसमें आपको बहुत ही दिक्कतें आने वाली हैं। इस तरीके का आपको दिक्कतें आएंगी, आप चेक करते रहिए, इससे आगे आपका बढ़ने वाला फॉर्म नहीं है। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और आपको दीपावली की हार्दिक बधाई। और मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।